नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत डेनमार्क संबंधों की। हालांकि डेनमार्क यूरोपीय संघ का एक बहुत मजबूत हम कह सकते हैं देश है। उसके साथ भारत के जो संबंध हैं उनके क्या मायने हैं, विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर श्रीराम चोलिया जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है श्रीराम जी। साथ ही हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर राम उपेंद्र दास जी भी मौजूद हैं। उपेंद्र दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। तो हम समझने की कोशिश करेंगे भारत और डेनमार्क के संबंधों को। चोलिया जी, ये कितना महत्वपूर्ण है डेनमार्क के साथ जो भारत के संबंधों को हम देख रहे हैं आज, जिस गर्मजोशी के साथ भारत के प्रधानमंत्री और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को करीबी पार्टनर बताया, मजबूत सहयोगी बताया और कई महत्वपूर्ण समझौते किए। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जी मनोज जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जो छोटे देश हैं यूरोप के, यहाँ प्रौद्योगिकी में काफ़ी विकास हुआ है। बहुत उच्च स्तर की कुछ क्षेत्रों में इनकी उपलब्धियां हैं और हमारी हमेशा भी पिछले कई सालों से मोदी जी खास तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे देशों के साथ भी मिलकर हम एक साझेदारियां बनाएं जिनसे कि आपसी लाभ हो और दोनों पक्षों को के संबंध मजबूत हो और साथ साथ जो विकास हैं, विकास की जो गति है वो बढ़े। और कई हमारे अन्य लक्ष्य हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकीकरण। इन सभी चीज़ों के लिए खासतौर पर यूरोप के जो छोटे देश हैं इन पर हमने फोकस किया है, केंद्रित किया है अपने विदेश नीति को। और डेनमार्क एक ऐसा देश है जिसमें पूरे यूरोपीय संघ या ओईसीडी जो कहते हैं, सभी जो अमीर राष्ट्र है दुनिया के, विकसित देश हैं, उन सब के अंदर भी सबसे ज्यादा उसकी जो है कुशलता, ऊर्जा कुशलता कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, सबसे नंबर 1 पर है वो। और इसमें उन्होंने बहुत महारत हासिल की है। इनके पास देखिए, एक तो हवाई जो विंड एनर्जी है उस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति है। उनकी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करती हैं। हमारे यहाँ भारत प्रधानमंत्री जी ने खास जिक्र किया कि मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड भी कर रहे हैं हम। इसका मतलब जैसे डेनमार्क की 2 कंपनियां, मैं इनका विवरण दूं, एक है LM विंड पावर और दूसरा है वेस्टस। ये 2 कंपनियां हैं जो कि भारत में निवेश करती है, यहाँ पे विंड टर्बाइंस बनाती है। हम दूसरे देशों को इसका निर्यात भी करते हैं, तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है और भारत की जो हमारी जो एक्सपोर्ट टारगेट्स है वो भी हम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसी तरह इनकी आपने कहा, जो आपके रिपोर्टर ने कहा, जैसे कृषि के क्षेत्र में हो, पानी के जो संबंध में हो, कचरा मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी इन्होंने बहुत आगे कदम लिए हैं। तो हमारी एक तरह की जो कहते हैं आप प्रौद्योगिकी और विकास केंद्रित ये एक सामरिक साझेदारी है। और एक लक्ष्य हमारा है कि मिलकर हम एक हरित पूरी जो बदलाव लाएं, और इसलिए हम उसको हरित सामरिक साझेदारी कह रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर सामरिक साझेदारी का मतलब होता है, लोग समझते हैं सैन्य साझेदारी है या किसी तीसरे देश के विरुद्ध ये प्रतिभार लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हैं हम मिलकर पूरे जो प्लैनेट अर्थ की वृद्धि के लिए, की समृद्धि के लिए हम एक कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप को केवल द्विपक्षीय नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के हेतु भी देखना चाहिए। लेकिन मैं आपसे श्रीराम जी एक बात ये समझना चाहता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, कृषि की बात हो, पशुपालन की बात हो या स्वच्छ तकनीक की बात हो, विज्ञान तकनीक की बात हो, ये वो विषय हैं जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसके भी एजेंडे में ये प्राथमिकता पर है। सरकार का फोकस इन क्षेत्रों पर बहुत अधिक है। डेनमार्क के साथ इन मुद्दों पर समझौते ये कितने महत्वपूर्ण हैं और डेनमार्क के साथ ये समझौते क्यों महत्व रखते हैं, खासतौर से सौर ऊर्जा की अगर मैं बात करूं? जी बिल्कुल, ये देखिए, उभरती कई नई क्षेत्र हैं जिन पर हमारी अभी पकड़ नहीं है और हम चाहेंगे कि विदेश नीति से और राजनय के माध्यम से भारत जल्द से जल्द इन तकनीकों को हासिल कर पाए। तो इस तरह के जो समझौते होते हैं द्विपक्षीय, जब बाहर से आते हैं इस तरह के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो इसके बाद इसका जब अमल होता है तभी जाकर इस तरह की जो नई जो जैसे रिन्यूएबल्स की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, इस क्षेत्र में जिन देशों ने हमसे काफ़ी आगे हैं, हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन तकनीकों को अपने यहाँ अमल कर पाएं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से इसी तरह से अब देखिए, एक कंपनी है डेनमार्क की, डैनफॉस नाम है इसका।
और ये कोल्ड स्टोरेज मतलब लंबे समय तक जो फ्रीज करके रखते हैं सामग्री को, खासतौर पे कृषि की सामग्री, इसमें महारत है इसकी। सोलर पंप्स, वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट पंप, जैसे जो कृषि के क्षेत्र में जो पंप होता है पानी निकालने वाला किसानों के लिए, उसमें भी उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंट पंप, कि मतलब जैसे बुद्धिमान पंप वो कैसे काम करे जिससे कम से कम जमीन पर दबाव पड़े और कम से कम पानी पर बुरा असर पड़े। इस तरह की कई इनकी चीजें। डेनमार्क एक और चीज में के लिए काफी मशहूर है, रिसाइकलिंग। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है कि कैसे कचरा का इसका इस्तेमाल हो। और इसमें भी देखिए सर्कुलर इकोनॉमी, ये एक आजकल शब्द सुनने में आ रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से हमारी जो रिसोर्सेस हैं उन पर दबाव ज़्यादा हैं, तो उसको कम कैसे किया जाए, जो थोड़े बहुत हमारे हैं रिसोर्सेस उनको बार बार इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसमें भी इन्होंने इस तरह के छोटे देश, बेल्जियम है, नेदरलैंड्स हैं, डेनमार्क है, इन सभी से हमें बहुत कुछ सीखना है और ट्रांसफर करना है। और एक चीज है, जैसे अशोक सज्जनार जी कह रहे थे, ये एक उदारता या उनकी तरफ से कोई दया नहीं है, क्योंकि भारत बड़ा मार्केट है और वो बेचते भी हैं सामग्री, और हम खरीदने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी चाहिए। तो एक तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है और साथ में उनके लिए एक्सपोर्ट्स। अब देखिए डेनमार्क इतना छोटा देश है, लगभग 20% उसकी जो पूरी जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब पर्यावरण संरक्षक चीजें और सेवाएं, इन पर निर्भर है उनकी पूरी इकोनॉमी, और वो बेचते हैं इन चीजों को दुनिया भर में। तो आज मेटे फेडरिक्सन जो आई थी, उनकी जो प्रधानमंत्री, वो कह रही थी कि ऑफशोर विंड टर्बाइंस, विंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा क्षेत्र में उस पर जोर दे रही थी, क्योंकि उसमें उनकी वो अग्रणी देश हैं और वो हमें देना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें खरीदें भी, और उसके बाद उसके साथ उसका जो नो हाउ है, जो टेक्नोलॉजी के साथ जो उसका ज्ञान होता है, उसका भी अगर ट्रांसफर हो, तो हमारी जो विकास यात्रा है उसके लिए चार चांद लगे। श्री राम जी, अगर मैं इस चीज को समझना चाहूं और आगे बढ़ाना इस चर्चा को, हम चाहें कि छोटे देशों की बात हम जरूर कर रहे हैं, हालांकि ये आकार के लिहाज से कहा जा रहा है छोटे देश, जनसंख्या के लिहाज से कहा जा रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे देश आज बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं विकास के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, और वही वजह है कि भारत और ये देश एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। ये जो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव एक देखने को हमें मिला कि बड़े देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, लेकिन दुनिया के हर देश के साथ संबंध अच्छे हों, भारत की फॉरेन पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? जी हाँ, ये कि जैसे हम सर्वव्यापी एक विदेश नीति हमने बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में, और हम कुछ गिने चुने जो छोटे देश हैं उनके साथ खास संपर्क बना रहे हैं, जैसे डेनमार्क हैं। अब देखिए डेनमार्क में एक खूबी ये भी है कि हालांकि छोटा देश है, लेकिन यूरोप में कद ऊंचा है उसका, और यूरोप में जो यूरोपीय संघ है उसकी जो लीडरशिप है, वैसे तो जर्मनी फ्रांस करती हैं, लेकिन साथ साथ नेदरलैंड्स और डेनमार्क का भी काफ़ी प्रभाव होता है। और ये सब एक गुट की तरह है यूरोपीय संघ के अंदर, जो उत्तरी यूरोप कहते हैं, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, उन सब का एक विकसित देशों का एक गुट है। और जैसे अभी जलवायु परिवर्तन पे बड़ा कॉन्फ्रेंस आने वाला है स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, जिससे भारत भी हम भी वहाँ पे शामिल होंगे। तो वहाँ पर हम पहले से एक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन देशों के साथ जो खासतौर पे यूरोपीय संघ के देश जो वहाँ पर नेतृत्व निभाएंगे, और निर्णय जो होगा, साझा निर्णय, सभी पूरी विश्व समुदाय वहाँ पर इकट्ठा होने वाली है ग्लासगो में। तो उसके लिए भी चर्चे हो रही है किस तरह की हम पोजीशंस जो हैं वो उसमें तालमेल बैठे, ताकि भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, और साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं उनकी रक्षा हो। और इसमें हम डेनमार्क जैसे देशों पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हम काफी प्रगति कर रहे हैं। पे मैं इस कार्यक्रम को रोकना चाहूंगा, क्योंकि समय का भी अभाव है, और जो विदेश नीति का मामला होता है, कूटनीति का मामला होता है, उसमें जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अशोक जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीराम चोलिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।